हेलो बच्चों, ओमेगा प्रो क्लासेस में मैं एम सर फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए क्लास 11th के बच्चों के लिए जो कि लास्ट वीडियोज में हमने देखा था बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और एंथैल्पी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन दोनों में क्या रिलेशन होता है, उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस है जिसे आज हम लोग करेंगे और उम्मीद है कि सारे बच्चे इसको अच्छे से भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करें। तो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है फाइंड द enthalpy of hydrogenation of ethene into ethane। ठीक है, if the bond dissociation enthalpy of C double bond C CH HH and CC bonds are CC bonds are 210 kilojoule per mole, 60 kilojoule per mole, 70 kilojoule per mole and 110 kilojoule per mole respectively। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। क्या करवाना है? एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन निकालना इथीन का। तो जब इथीन की बात करते हैं तो इथीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो 2 कार्बन होगा डबल बॉन्डेड और प्रत्येक कार्बन के साथ दो दो गो CH बॉन्ड होगा। समझ में आ रहा है? इसमें हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है, मेरा इथेन बन जाता है। क्या बनता है? ये इथेन बन जाता है। ठीक है, तो क्या करने हैं, इसके हेल्प से जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसके हेल्प से अब इसका क्या निकालना है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल देंगे। यहाँ H2 को अगर देखिएगा ध्यान से, जो आपका H2 है, H2 एक्चुअली में H2 ऐसे रहता है HH बॉन्ड इस तरह से। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे और इसको समझेंगे भी। ठीक है ना? इसमें देखिएगा कि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इस इथीन में जो CH बॉन्ड की संख्या है कितना है, 1 2 3 1 4, और C डबल बॉन्ड C की संख्या कितनी है, 1। ठीक है, तो जब इसका आप निकालेंगे क्या कहते हैं कि इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे जो आप करते थे। कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे? ये वाला जो फॉर्मूला है बताए थे आपको, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू करते थे सम ऑफ, है ना, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी BDE, हाँ H,
किसका करते थे, रिएक्टेंट का लेते थे, याद है ना, माइनस करते थे समेशन ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, है ना, ऑफ प्रोडक्ट का करते थे ना, ध्यान से समझिएगा। तो इसमें जो रिएक्टेंट है, तो ध्यान से आइए इधर एक बार देखिए, रिएक्टेंट में देखेंगे 4 CH बॉन्ड है और एक डबल बॉन्डेड कार्बन है। तो 4 गो CH बॉन्ड जो है, तो CH बॉन्ड देखिए पहले जो दिया गया है ये 210 किलो जूल किसका है, सी डबल बॉन्ड का है। 60 किलो जूल किसका है, CH बॉन्ड का है। अरे समझ में ना, ये 70 किलो जूल किसके लिए दिया गया है, HH के लिए। और ये जो दिया गया 110, ये किसके लिए दिया गया है आपको, ये CC के लिए दिया गया है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये इसके लिए दिया गया है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब आराम से कर सकते हैं आप लोग, नहीं कर सकते हैं तो क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को जो ले जाएंगे, तो CH बॉन्ड की संख्या 4 है, तो 4 × 60 कर दीजिएगा। डबल बॉन्ड कितना है, 1 है, तो 200, 1 × 210 होगा। बातें समझ में आ रही है, रिएक्टेंट में। और प्लस एक तो और आ रहा है, क्या आ रहा है, HH आ रहा है। एक ही गुण HH है, एक HH का कितना दिया गया है, देखिए 60, कितना दे दिया गया है आपको, 70। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अगर दिक्कत हो तो इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, जो आपका यहाँ जो गिवन में है C डबल बॉन्ड C कितना दिया हुआ है, 210, है ना। CH कितना था, 60, ये ना था। HH कितना है, उसका दिया हुआ है 70, और CH का कितना दिया हुआ है, 110 दिया हुआ है ना। तो रिएक्टेंट में काय गो CH है, 4 गो CH है ना। यहाँ करेंगे 4 × 4 गो CH के लिए कितना लेंगे, 60 लेंगे, प्लस एक ठो CH C डबल बॉन्ड C भी है, तो 1 × क्या करेंगे, 210 करेंगे, प्लस HH भी है, क्या गो HH है, एगो ना, देखे थे रिएक्शन में, यहाँ देखिए ना, यहाँ से आइए, 4 CH है, एक डबल बॉन्ड CC है, और एक ठो HH बॉन्ड है। समझ में आ रहा है ना, ये इसको पकड़ना है बेटा। यहाँ H2 का मतलब क्या हो, ये जो H2 है ना, इसका मतलब है HH। तो कितना HH है, एक ही गुण HH है, एक HH है। क्लियर है ना। इसलिए हम क्या करेंगे, 4 गो CH का, एगो C डबल बॉन्ड C का, एगो HH का लेंगे, ऐड करेंगे तो ये रिएक्टेंट हो जाएगा। वही कर रहे हैं, देखिए। तो अब एक ठो HH है, तो 1 × 70 कर दीजिए, ये हो गया आपको रिएक्टेंट का। अब माइनस कर रहे हैं किससे, तो प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट का ध्यान से देखिए क्या क्या है। अगर प्रोडक्ट में देखेंगे तो देखिए 1 CH, 2 CH, 3 CH इधर है, उसी तरह से 3 CH यहाँ भी है, टोटल CH कितना हो गया, 6। एक ठो CC बॉन्ड है, तो CH बॉन्ड 6 गो है, तो CH का कितना 60 है ना, तो 6 × 60 कर दीजिए। एक ठो CC बॉन्ड है, उसका कितना है 110 ना, 110 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6 × 60, अब प्लस क्या लिखेंगे 1 × 110। बातें समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका हो जाएगा, निकल जाएगा ना, कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। आराम से इसको सॉल्व कर लीजिए। तो कितना हो गया, ये हो गया 240 हो गया, 240 प्लस 210 प्लस 70 हो गया। क्लियर है। इधर कितना हो गया, 360 प्लस 110 हो गया। बातें समझ में आ रही है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जब समेशन करेंगे तो देखिए 70 या 10 कितना हो गया 80, तो कितना आ रहा है 2 2 4 520 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ये 520 हो गया। माइनस कितना करेंगे, उधर कितना हो गया 470, 470 कर लीजिए। अरे समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना। कितना हो जाएगा ये 50 किलो जूल पर मोल आंसर। बातें समझ में आ गई। इस तरह से कोई दिक्कत किसी को हुआ है इसमें, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना है, फिर से समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए इधर, कह रहा है कि फाइंड द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ इथेन, इथीन इनटू इथेन। इथीन का हाइड्रोजनेशन करने का मतलब हुआ कि इथीन में हाइड्रोजन का एडिशन करवाएंगे। क्या करवाएंगे, एडिशन, ऐड करेंगे, इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, कॉम्बिनेशन। तो ये इथीन हो गया, इथीन में हाइड्रोजन को ऐड कर दे। कभी कभी आपको अभी रिएक्शन नहीं दिया हुआ, यहाँ पर रिएक्शन लिखना पड़ा, नहीं तो रिएक्शन दे देगा आपको। हाइड्रोजन को ऐड कर रहा है, क्या बन रहा है, इथेन बन रहा है। हमारा जो इस रिएक्शन के लिए अगर हम लोग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो किसके हेल्प से दिया, क्योंकि दिया क्या है आपको, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दिया हुआ है।
तो उसके हेल्प से जब निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जो मेरा रिएक्टेंट का, टोटल रिएक्टेंट का जो इंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी होता है, उसको जोड़ करके उसमें से टोटल प्रोडक्ट का जो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी होगा उसको घटा देंगे। ये कॉन्सेप्ट है, क्लियर है। तो अब देखेंगे भाई कि ये तो सब का, ऐसा तो पूरा इथीन का तो नहीं दिया है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, उसमें तो पार्ट वाइज दिया है। किसका किसका दिया, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का दिया है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का एगो है, यहाँ पर एक ठो है, 210 हो गया उसका। और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड का एगो है, 4 गो है, तो उसका 4 गो का करेंगे। इसका 210 एगो का लिए 4 × 60 इसीलिए लिखे, ठीक है। और रिएक्ट, ये तो एक रिएक्टेंट हुआ, दूसरा रिएक्टेंट और ना है हाइड्रोजन, उसका कितना दिया हुआ है 70, तो उसको भी जोड़ लेते। टोटल ये हो गया बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ, क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया, क्लियर है। उसके बाद प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट में देखिए तो यहाँ जो दिखाई दे रहा है कार्बन कार्बन का, यहाँ पर देखिए तो ध्यान से, यहाँ सी सी बॉन्ड है ना एक ठो, एगो सी सी बॉन्ड हो गया कार्बन कार्बन का, तो उसका कितना दिया हुआ है 110। और सी एच बॉन्ड का एगो है, 6 गो है ना, 3 गो इधर 3 गो इधर, 110 प्लस क्या करेंगे 6 × 60 करेंगे, तो 360 प्लस 110 कितना हो गया 470 हो गया ना। तो 470 हो गया इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। अब इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में से घटा दीजिए, वही काम किए हैं यहाँ पर, देख रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। 50 किलो जूल पर मोल हो गया। अब आपको क्वेश्चन देंगे, खुद से बनाइएगा, अब हमारी जरूरत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हो गया। अब लिखेंगे फाइंड द क्वेश्चन है, फाइंड द enthalpy of given chemical reaction, enthalpy of given chemical reaction, find the enthalpy of given chemical reaction। केमिकल रिएक्शन क्या है भाई, ये देखिए, ये तो हम इलोबरेट कर देते हैं, इलोबरेट भी नहीं रहता है, नहीं समझे, ओपन स्ट्रक्चर लिखना पड़ता है इसका। आपकी सुविधा के लिए इलोबरेट कर दिए, एकदम सब कंडेंस फॉर्म में लिखा रहेगा। मतलब इसको अगर लिखेगा ना तो इसे लिखेगा, देखिए कैसे लिखेगा, इसको लिखेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसे लिखेगा। बातें समझ में आ रही ना, इस तरह से लिखेगा। इसको HCl है ना, इसको लिख देगा ऐसे HCl, बस, ठीक है। अपने ओपन करना पड़ता है। अब इसका जो रिएक्शन हो रहा है, देखिए क्या बन रहा है, ये बन रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बन रहा है। तो ये जो बन रहा है, क्या बन रहा है भाई, अगर देखा जाए तो 2 क्लोरोप्रोपेन बन रहा है। क्या बन रहा है 2 क्लोरोप्रोपेन, नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3, तो ये कहते हैं 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन बन रहा है। क्या बन रहा है यहाँ पर देखो ध्यान से, 2 क्लोरोप्रोपेन बन रहा है। अब देखिए, फाइंड द एंथैल्पी ऑफ गिवन केमिकल रिएक्शन इफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन HCl एंड C डबल बॉन्ड C आर, देख लीजिए भाई, 110 किलो जूल पर मोल, है ना, 110 किलो जूल पर मोल, 60 किलो जूल पर मोल, ठीक है, 50 किलो जूल पर मोल एंड 210 किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। ना, ठीक है, निकालना है, निकाल सकते हैं अब इसको, फटाफट निकालिए, तो जल्दी निकालिए, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे। जल्दी जल्दी निकालिए,
जल्दी निकालिए, जल्दी जल्दी। हाँ जल्दी निकालिए, जल्दी जल्दी निकालिए, जल्दी जल्दी, जल्दी से। जल्दी बनाइए इसको। नहीं दिक्कत होनी चाहिए, हमको लगता है आसान है ना ये, एकदम आसान है, फटाफट इसको उड़ा दो। जल्दी करेंगे इसको। जल्दी करिए, हो जाएगा। आसान है, यहीं से निकाल लीजिए, यहीं पर रफ कर देंगे, यहीं पर फेर करके निकाल लेंगे फटाफट। अरे देखिएगा कि कितना सी डबल बॉन्ड सी है, कितना सी डबल सिंगल बॉन्ड सी है, कितना सी एच बॉन्ड है, एच का कितना है, बस निकाल लें। इसमें हाइड्रोजन नहीं है, एच एच बॉन्ड नहीं है। बातें समझ में आ रही है बेटा? एच सी एल बॉन्ड है तो उसका तो दे ही दिए हैं। ये अपने मन से एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इसको आराम से उसको बनाइए, इस तरह का ही कॉन्सेप्ट रहता है। ठीक है ना, इसको सॉल्व करने की जरूरत हो जाती है। ठीक है, इतना टाइम क्यों लगाया, जल्दी करो। देखेंगे बोर्ड पर, उसको बना देंगे इमीडिएटली। समय नहीं, जोड़ घटाव का तो सवाल है, ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट कर देना, और क्या करना है। अब जल्दी कीजिए, नहीं तो हम शुरू हो जाएंगे, हम शुरू होंगे तो 1 मिनट में हो जाएगा। हाँ, HCl है, CCl बॉन्ड नहीं दिया गया क्वेश्चन में, एक तो CCl बॉन्ड भी होगा, CCl बॉन्ड का। फॉर CCl बॉन्ड का छूट गया, यहाँ लिख देते हैं। CCl बॉन्ड का जो है ये दे दिया गया आपको 45 किलो जूल पर मोल। ठीक है, 1 मिनट, 45 किलो जूल पर मोल, ये छूटा हुआ है, इसको लिख देते हैं। एकदम सही पकड़े हैं, गुड, वेरी गुड। किलो जूल पर मोल ये छूट गया था, इसको लिख लीजिए, बन जाएगा। CCl बॉन्ड नहीं दिया गया था, उसको बना लेंगे, अब आराम से बन जाएगा ना। गुड, वेरी गुड, ये भी पकड़ना था भाई, किसका दिया है किसका, इसका मतलब आप समझ चुके हैं बातों को। हाँ, इसका मतलब समझ चुके हैं, यही तो। जल्दी देखिए इसको। जल्दी करेंगे, 4 टर्म है, उसको बता देंगे आप, जल्दी करिए।
एकदम फटाफट इसको बनाते जाइए, जल्दी जल्दी बनाइए। हाँ एकदम बनाते जाना है। जल्दी जल्दी बनाइए इसको, फटाफट बनाते जाइए, एकदम सही बना रहे हैं, एकदम सही है, बहुत अच्छा, ठीक है, गुड। जल्दी जल्दी बनाइए, बन जाएगा ना, बना लिए, आगे बढ़े, चलिए थैंक यू। तो ये एक छोटा सा आपको क्वेश्चंस पर मैंने करवाया, इसी तरह क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, एक ट्रिक था बता दिए, सही है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर टॉपिक हो जाएगा सम इम्पोर्टेंट सिस्टम का। ये सम इम्पोर्टेंट सिस्टम का टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। जिसमें जो पहला है ये हो जाएगा आइसोथर्मल। आइसोथर्मल सिस्टम। दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आइसोकोरिक। आइसोकोरिक सिस्टम, ये टर्म बता रहे हैं खाली, इसका आगे यूज है इसीलिए बता रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद होगा आइसोबैरिक सिस्टम, और उसके बाद होगा एडियाबेटिक सिस्टम। ठीक है। ये आइसोथर्मल का, आइसो मतलब क्या होता है, सेम, क्या कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट, क्या रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट, ऐसा सिस्टम जिसका टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो। आइसोकोरिक, कोरिक शब्द आता है वॉल्यूम के लिए, कोरस में जो होता है वॉल्यूम, ये ग्रीक वर्ड है। हाँ, वॉल्यूम कांस्टेंट हो, क्या कांस्टेंट हो बेटा इसमें, वॉल्यूम कांस्टेंट हो। आइसोबैरिक, बार किसका यूनिट होता है, प्रेशर का ना, बार का यूनिट एक्सप्रेशन प्रेशर में करते हैं ना, प्रेशर के लिए बार करते हैं ना। आइसोबैरिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट हो, प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो। और एडियाबेटिक सिस्टम जो होता है इसमें बाहर मतलब हीट जो है उसका एक्सचेंज नहीं होता, मतलब हीट कांस्टेंट रहेगा, क्लियर है ना, इसका जो हीट कांस्टेंट रहेगा, इसमें हीट कांस्टेंट रहेगा। ये एडियाबेटिक वाल्व से बनाए जाते हैं, हीट का एक्सचेंज नहीं करते हैं सिस्टम में, जितना हीट है उतना ही हीट रहेगा, बाहर से कोई हीट ना जाएगा, ना ही सिस्टम से बाहर कोई हीट आएगा, ठीक है, बातें समझ में आ रही है। अब इसी में हम लोग टॉपिक बना लेंगे, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक्चुअली रिवीजन टाइप का ही है ये क्लास, है ना। एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग ये बना लेते हैं, उसको कहते हैं इंट्रॉपी। क्या कहते हैं बेटा, इंट्रॉपी। इंट्रॉपी ऑफ ए सिस्टम। ये क्या होता है, ये होता है मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ डिजॉर्डर या रेंडमनेस ऑफ ए सिस्टम। अब ये रेंडमनेस को समझो, जब एक ही बार विद्यालय में जब छुट्टी होती है ना, तो सारे बच्चे जब एक साथ निकलते हैं ना पूरा कैंपस में, जहाँ तक छोटा बड़ा बच्चा पता ही नहीं चलता कौन छोटा कौन बड़ा है, नहीं, सब मिक्स हो जाता है, दिस इज कॉल्ड डिसऑर्डर, है ना। अगर हम ऐसे निकल, पहले छोटे बच्चे, उसके बाद उससे बड़े साइज के बच्चे, उसके बाद उससे बड़े साइज, ऑर्डर कहलाएगा, क्लियर है। ये मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ डिसऑर्डर, है ना, ऑफ ए सिस्टम जो होता है वही इंट्रॉपी होता है। रेंडमनेस या क्या होता है, मेजर, है ना, रेंडमनेस या डिसऑर्डर जो किसी सिस्टम में रहेगा उसी को क्या कहेंगे हम लोग, इंट्रॉपी ऑफ ए सिस्टम कहेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे द मेजरमेंट ऑफ, द मेजरमेंट ऑफ, द मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ डिसऑर्डर, डिग्री ऑफ डिसऑर्डर, डिग्री ऑफ डिसऑर्डर एंड randomness, randomness of a system, of a system is called its entropy. The entropy of system is called entropy of system, entropy of system, ठीक है। लिखना इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस, किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम लोग, एस से, हो गया ना, देख लिया ना इसको, फटाफट देख लीजिए आप लोग भी, चलिए। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हाँ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय
इज रिप्रेजेंटेड बाय एस। ठीक है। अब देखें इसी में होता है एंट्रोपी चेंज। क्या होता है, सॉरी, एंट्रोपी चेंज, हाँ, एंट्रोपी चेंज ऑफ ए सिस्टम। एंट्रोपी चेंज ऑफ ए सिस्टम जो है, इसको हम लोग डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा एस। ये होता है S2 माइनस S1। क्लियर है, समझ गए? अब एंट्रोपी चेंज, और देखो एंट्रोपी जो होता है यहाँ जो लिखा रिप्रेजेंटेड बाय एस, ये एस इक्वल टू अगर हम लिखेंगे H/T, मतलब हीट बाय क्या होता है? टेम्परेचर। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है? अब देखो इसी को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो इस तरह से कर सकते हैं, डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा H/T, डेल्टा H/T। अगर देखिएगा तो इंथैल्पी चेंज किलो जूल पर मोल लिखते हैं ना, इसका अगर यूनिट हो जाएगा तो इसी के बेसिस पर हम लोग यूनिट भी निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा? किलो जूल पर मोल पर केल्विन। कितना हो जाएगा? पर मोल पर केल्विन। टेम्परेचर केल्विन मिलेंगे ना, ये समझ में आ रहा है ये है? अब देखिए फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जो प्रोसेस स्वतः हो, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, डेल्टा एस इक्वल टू जो होगा ये आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है। फॉर अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, फॉर अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, डेल्टा एस का जो वैल्यू होगा वो आपका नेगेटिव होगा। ठीक है। फॉर अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, फॉर अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, फॉर अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, क्या लिखेंगे बेटा? फॉर अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, फॉर अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, फॉर अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, डेल्टा एस जो होगा ये आपका 0 हो जाएगा। क्लियर है ना? डेल्टा एस का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब देखिए यहाँ पर एक चीज, यहाँ समझ में आ गया ये चीज। अब देखो दूसरा एक चीज और बताते हैं आज, ये रिवीजन में ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट तुमको एग्जाम, फाइनल एग्जाम में भी आएगा, कहेगा कि रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन CP एंड CV, इसके किसके बीच में बताए थे इसके बारे में? ये क्या है? ये है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और वो क्या? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो बेटा, इसको जब कहेगा कि रिलेशन बिटवीन नाम है, तो तुम लोग कहाँ से चलोगे? यहाँ से चलना, फ्रॉम डेल्टा एच। डेल्टा एच बराबर क्या लिखते थे? डेल्टा क्यू प्लस, एक मोल के लिए क्या करते थे? अगर एक मोल गैस रहता था, हम बताए थे आपको, अगर एक मोल का गैस रहेगा, डेल्टा PV बराबर हम लोग करते थे डेल्टा NRT। लेकिन अगर एक PV बराबर RT भी तो लिखते एक मोल गैस के लिए। तो यहाँ पर P डेल्टा V बराबर अगर हम लोग करेंगे, नहीं समझे, मेरा ये RT डेल्टा T आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा ना। यहाँ पर क्या लेंगे हम लोग? फॉर 1 मोल के गैस के लिए एक्चुअली जनरली जो लिखते थे, अगर 1 मोल कांस्टेंट गैस का वॉल्यूम अगर हम लोग अमाउंट अगर कांस्टेंट लेते थे तो, है ना, तो यहाँ पर डेल्टा एच बराबर लिखते थे डेल्टा यू प्लस R डेल्टा T, लिख सकते हैं ना। ये किसके लिए? और N इक्वल टू किसके लिए? 1 मोल गैसियस सिस्टम के लिए। बातें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो डेल्टा एच के बारे में मैंने बताया था QP, याद करो, ये है अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व या ऑब्जर्व बाय सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, बताया था। और डेल्टा यू जो है ये हो गया आपको QV, अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व या ऑब्जर्व बाय सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, प्लस हो जाएगा यहाँ पर क्या? R डेल्टा T हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? अब इसको आप क्या करेंगे? इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर सिंस, याद कीजिए आप लोग, आपको बताए थे ये CP इक्वल टू QP बाय डेल्टा T लिख सकते थे ना? याद आ रहा है? याद कीजिए, हीट कैपेसिटी Q/T डेल्टा T करते थे।
यहाँ पर देयरफॉर आपका जो QP हो जाएगा ये बराबर होगा CP इंटू डेल्टा टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है। सिमिलरली उसी तरह से हैश को सिमिलरली पढ़ते हैं, उसी तरह से CV इक्वल टू अगर हम लोग लिखते हैं CV इक्वल टू, तो ये क्या करेंगे QV बाय डेल्टा टी करेंगे, तो देयरफॉर QV जो हो जाएगा ये बराबर क्या होगा CV इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। अब नाउ ये जो पुट कर दीजिए, नाउ पुट, है ना, QP इक्वल टू CP इंटू डेल्टा टी एंड QV इक्वल टू CV इंटू डेल्टा टी इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, कर दें। अब इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, हाँ तो वहाँ पर हो जाएगा ओके। तो ये देखिए CP इंटू डेल्टा टी और ये QV के जगह पर क्या लिखेंगे CV इंटू डेल्टा टी लिखेंगे ना, अब प्लस R डेल्टा टी लिखेंगे बेटा यहाँ पर। अब देखिए इसका फाइनल काम यहाँ हम करने जा रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग काम है ये, इसको करके ख़त्म कर देते हैं कहानी। क्या देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो है इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखेंगे कि CP इंटू डेल्टा टी और माइनस इस CV इंटू डेल्टा टी को उधर लेके चले जाइए, तो CV इंटू डेल्टा टी हो जाएगा और क्या होगा R इंटू डेल्टा टी हो जाएगा नहीं हो जाएगा, जल्दी बताइए। अब CP माइनस CV और डेल्टा टी को बाहर कर लीजिए, बराबर क्या होगा R इंटू डेल्टा टी हो जाएगा ना। अब डेल्टा टी को कट कर दीजिए, देयरफॉर आपका क्या हो गया CP माइनस CV इक्वल टू कितना आ गया R, यही ना प्रूफ करना था। तो ये भी एक रिलेशंस है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। आप जब 11th का फाइनल एग्जाम दीजिएगा तो हो सकता है इसमें से क्वेश्चंस डिराइव करने के लिए आपको आ जाए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था। आज भर के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लासेस में फिर हम आपसे मिलेंगे इसी फॉर्मूला पर क्वेश्चन करने के लिए, है ना। R क्या है यहाँ पर, गैस कांस्टेंट है, सबको याद होना चाहिए। इसी फॉर्मूला पर क्वेश्चन करने के लिए तो थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच।